ओके, कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने? सन इज कंप्लीटेड, वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम अर्थ, है ना? अर्थ से पढ़ना था अपन को। थर्ड पेज, पेज नंबर 191, ओपन इट। अर्थ, द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। जो अर्थ है वो सन से कितनी दूर है, मतलब कौन से नंबर पे है वो? थर्ड नंबर, है ना? इस पिक्चर में अपन ने देखा था जो सन से कितनी दूर पे है, ये थर्ड नंबर पे है ना। फर्स्ट मर्क्यूरी, सेकंड वीनस और थर्ड अर्थ। ठीक है, the earth is the third planet from the sun. It is surrounded by an envelope of earth known as the uh, envelope of air known as the atmosphere. It is surrounded, ये surrounded है मतलब कि ये covered है किससे? by an envelope of air, है ना? envelope मतलब एक blanket, है ना? blanket की तरह किससे कवर्ड है ये? एयर से, है ना? एयर की जो ब्लैंकेट है उससे कवर्ड है, जिसको क्या कहते हैं? उस ब्लैंकेट को क्या बोलेंगे? एटमोस्फियर। ओके, द एटमोस्फियर ऑफ द अर्थ प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन। जो एटमोस्फियर है, अर्थ की जो एटमोस्फियर है वो अपने किससे प्रोटेक्ट करती है अपनों को? हार्मफुल रेडिएशन, है ना? हार्मफुल रेडिएशन से, मतलब उसकी जो रेज निकलती है उससे अपनों को प्रोटेक्ट करती है। किसकी? रेडिएशन से, जो सन की जो रेज निकलती है ना? सन की जो ऐसी रेज निकलती है जो अपनों को हार्म कर सकती है, उससे अपनों को प्रोटेक्ट करता है एटमोस्फियर। The interior part of the earth is divided into three main layers. जो इंटीरियर पार्ट है अर्थ की वो किस में डिवाइडेड है? थ्री मेन लेयर्स में, है ना? ये जो इंटीरियर पार्ट है मतलब जो अर्थ की तीन लेयर्स होती है, कौन कौन सी ये हम पढ़ते हैं। क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये थ्री लेयर्स होती है अर्थ की, है ना? तीनों पे अंडरलाइन कर लो, क्रस्ट पे, मेंटल पे और कोर पे। ओके, तीनों कंटिन्यूस है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। क्रस्ट क्या है? सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो कौन सी है? क्रस्ट। ठीक है, सबसे पहली जो लेयर है वो कौन सी है? क्रस्ट। इट्स थिकनेस रेंजेस फ्रॉम अबाउट 5 किलोमीटर बिलो द ओशन फ्लोर टू अबाउट 70 किलोमीटर बिलो द लैंड। क्लियर? इसकी जो थिकनेस है ना, क्रस्ट की जो थिकनेस है वो कितनी है? 5 किलोमीटर, है ना? 5 किलोमीटर मतलब वो चौड़ी है ना? कौन सी लेयर? क्रस्ट लेयर। ठीक है, द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन आर ऑन दिस लेयर। कॉन्टिनेंट्स, जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, एशिया, है ना, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है? कॉन्टिनेंट्स है ना? ये सब किस पे है? कौन सी लेयर पे है? क्रस्ट लेयर पे। ओके, और जितने भी ओशंस है, ओशंस होते हैं ना, आपने सुना होगा इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ये सब कहां पर है? क्रस्ट पे। ओके, it is made up of rocks and contains all the things essential for life. इस लेयर पे जितनी भी अपनों को एसेंशियल चीजें हैं, मतलब है ना, मतलब जो भी अपनों को इम्पोर्टेंट लगती है, जैसे प्लांट्स हुए, है ना, एनिमल्स हुए, ये सब क्या है? कहां पर है? क्रस्ट पे। ठीक है, और ये क्रस्ट कौन किससे बनी हुई होती है? रॉक से। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, रॉक्स से बनी हुई होती है। क्लियर? और इस लेयर पर सारी एसेंशियल चीजें होती है जो अपनों को चाहिए। क्लियर क्रस्ट। नाउ मेंटल। मेंटल इज द मिडल लेयर ऑफ द अर्थ लाइंग बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर। जो मेंटल है वो बीच की लेयर है ना? और ये किसके, किन दोनों के बीच में है? कोर और क्रस्ट के बीच में।
है ना। इन दोनों के बीच में यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा मेंटल, है ना, दिस वन। तो ये क्या है, बीच की लेयर है ना, और इन दोनों के बीच में है। The thickness of the mantle extends up to 2890 किलोमीटर, है ना। जो मेंटल की जो थिकनेस है वो कितनी है, मतलब उसकी जो चौड़ाई कितनी है, 2890 किलोमीटर। ओके। द आउटर रीजन ऑफ द मेंटल कंसिस्ट ऑफ सॉलिड रॉक्स, है ना। मेंटल का जो बाहर का हिस्सा होता है ना, मेंटल का जो बाहर का हिस्सा है वो, उसमें क्या होते हैं, सॉलिड रॉक्स। उसमें क्या होते हैं, सॉलिड रॉक्स। द इनर रीजन ऑफ द मेंटल कंसिस्ट ऑफ मोल्टन रॉक्स, है ना। तो जो इनर रीजन है, इनर रीजन मतलब जो अंदर का जो हिस्सा है उसमें क्या होते हैं, मोल्टन रॉक्स। मोल्टन आपने सुना होगा, लावा, है ना। उसके अंदर जो रॉक्स रहते हैं ना, जो जलते रहते हैं, ठीक है, वो किस में होते हैं, इनर रीजन में, मेंटल के अंदर के हिस्से। During volcanic eruption, molten magma comes out from the layer to the surface of the earth. जैसे ही वॉल्केनोस का इरप्शन होता है, मतलब वॉल्केनो फटते हैं, तब क्या होता है, जितने भी मैग्मा रहते हैं, मतलब ये मॉल्टन मैग्मा, मतलब ये जो मॉल्टन रॉक्स रहते हैं वो क्या होते हैं, इस लेयर से बाहर आ जाते हैं। और कहाँ पर आ जाते हैं, किसकी सरफेस पे, अर्थ की सरफेस, ठीक है। मेंटल से निकलकर वो कहां पर आ जाते हैं, अर्थ की सरफेस। लास्ट इज कोर। कोर इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। कोर क्या है, सबसे अंदर की लेयर है, ठीक है, कोर। इसमें भी दो पार्ट में डिवाइडेड है कोर भी, है ना। एक तो आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एग्जाम फोटो में, सबसे अंदर की जो लेयर है वो इनर कोर, और उसके पहले आउटर कोर। ओके, तो ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, ये पढ़ते हैं हम। कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, है ना। कोर सबसे नीचे वाली लेयर होती है अर्थ की। इट इज मेनली कंपोज ऑफ आयरन एंड निकल। इस लेयर में क्या होता है, क्या प्रेजेंट होता है, आयरन और निकल, है ना। आयरन और निकल, निकल मतलब जिससे आपकी वो बनती है ना, जो कील रहती है ना, वो बनती है ना। तो ये सब किसमें प्रेजेंट होता है, कोर में। द आउटर कोर इज इन अ मॉल्टन लिक्विड स्टेट, है ना। जो आउटर कोर है उसमें क्या रहता है, जलता हुआ लिक्विड रहता है ना। मॉल्टन मतलब जो बाहर आ जाता है, कब, कौन से टाइम पे, वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम, है ना। जो वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे जो लावा निकलता है ना, वो किसमें रहता है, आउटर कोर। इट एक्सटेंड्स टू अबाउट 3400 किलोमीटर। इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 3400 किलोमीटर, ठीक है। द इनर कोर इज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मोस्टली आयरन। जो इनर कोर है वो क्या है, एक स्फीयर है। स्फीयर मतलब जो आपकी बॉल की जो शेप रहती है ना, उसी टाइप का क्या है, इनर कोर। ओके। और इसमें क्या रहता है प्रेजेंट, आयरन प्रेजेंट रहता है, लोहा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सिचुएटेड अबाउट 1220 किलोमीटर फ्रॉम द आउटर कोर। और ये आउटर कोर से कितने नीचे है, 1220 किलोमीटर। ओके। तो ये क्या था, अर्थ के बारे में। इसमें तीन लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। सारी एसेंशियल चीजें कहां पर होती है, क्रस्ट पर। ओके। अभी आप कंप्लीट कर लो, रिवाइज एंड रिकॉल। ओके। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। फिल करना है आपको अभी तक जो हमने पढ़ा है। द आउटर थिन लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड द डैश। जो सन की जो आउटर थिन लेयर होती है वो कौन सी होती है, दैट इज कोरोना। ओके। जो सन की जो बाहर की जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, कोरोना। आप यहां पर टिक कर लो, ओके। और आप राइट बाद में भी कर सकते हो।
ओके, कोरोना पे टिक कर लो आप। सेकेंड, इन द कोर ऑफ द सन डैश गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीलियम। इन द कोर ऑफ द सन, सन की जो अंदर की जो लेयर होती है कौन सी, कोर, ठीक है। कोर जो सन की जो अंदर की लेयर होती है दैट इज कोर, उसमें क्या चीज हीलियम में कन्वर्ट होती है, दैट इज हाइड्रोजन। हमने पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होती है, हीलियम में। तो आंसर इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे टिक कर लो आप। The interior part of the earth is divided into dash main layers। ये भी हमने जस्ट पढ़ा कि जो अर्थ की जो इंटीरियर पार्ट है वो कितने लेयर्स में डिवाइडेड है। अभी हमने पढ़ा था अर्थ की कितनी लेयर्स होती है, दैट इज 3। फोर्थ, द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द डैश, है ना। मिडिल लेयर है अर्थ की, कौन सी लेयर पूछी है इधर, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर कौन सी होती है, दैट इज मेंटल। आपको इसको कैसे याद करना है, क्रस्ट मेंटल कोर, है ना, क्रस्ट मेंटल कोर। इसको आपको ऐसे याद करना है, क्रस्ट मेंटल कोर। फर्स्ट कौन सी हुई क्रस्ट, सेकंड कौन सी हुई मेंटल, और थर्ड कौन सी हुई कोर। ठीक है, ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर। लास्ट, द मेजर एलिमेंट इन द इनर कोर इज डैश। इनर कोर में सबसे मेजर एलिमेंट क्या होता है, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, आयरन या फिर गोल्ड। आंसर इज आयरन। ये हमने चैप्टर पढ़ा है ना मिनरल्स, है ना, तो वो सब बता रहे हैं कि कौन से रॉक्स में क्या प्रेजेंट रहता है। इनर कोर में क्या प्रेजेंट रहता है, आयरन। ओके क्लियर। अभी आप टिक कर लो ना, राइट आप बाद में भी कर सकते हो, यही आंसर आपको बाद में भी राइट करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, मून। एन ऑब्जेक्ट, मून क्या होता है ये हम पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। वो ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, मतलब आसपास घूमता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सैटेलाइट। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सैटेलाइट। अंडरलाइन दिस वर्ड, सैटेलाइट। आपसे अगर कभी पूछा जाए सैटेलाइट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि वो ऑब्जेक्ट जो किसी भी प्लेनेट के अराउंड मूव करता है। वो ऑब्जेक्ट जो किसी भी प्लेनेट के अराउंड मूव करता है, प्लेनेट के आसपास घूमता है, उसे क्या कहेंगे, सैटेलाइट। ठीक है, अंडरलाइन कर लिया। सैटेलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। सैटेलाइट्स दो टाइप की होती है, नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल और आर्टिफिशियल आपने पढ़ा ही है ना। नेचुरल मतलब जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है ना, जो गॉड मेड है। ओके, और आर्टिफिशियल मतलब जो ह्यूमन मेड है। ठीक है, ह्यूमन मेड या फिर मैन मेड। तो naturally existing objects revolving around a planet are called natural satellites, है ना। जो नेचुरली एग्जिस्ट होते हैं ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो गॉड गॉड मेड होते हैं, है ना, जो गॉड के द्वारा गिफ्टेड होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जो प्लेनेट के अराउंड मूव करते हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो
गॉड गिफ्टेड है और प्लेनेट के अराउंड मूव करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? नेचुरल सैटेलाइट। अंडरलाइन दिस वर्ड, नेचुरल सैटेलाइट। Completed. Some satellites of the Earth are man-made satellites. अब कुछ सैटेलाइट्स ऐसी होती है जो मैन-मेड होती है, they are called artificial satellites. Underline this word, artificial satellite. कुछ ऐसी मैन-मेड सैटेलाइट्स भी होती है, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो नेचुरल सैटेलाइट्स और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। कंप्लीट, अंडरलाइन कर लिया। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो मून क्या है? अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। मून क्या है? अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट, है ना, जो गॉड गिफ्टेड है और अर्थ के अराउंड मूव करती है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ in an orbit at a distance of about 3,84,400 kilometers from the Earth. मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, ठीक है, और ये अर्थ के अराउंड किस में मूव करती है? एक ऑर्बिट में। ऑर्बिट मैंने आपको बताई थी कल, एक फिक्स पोजीशन होती है ना। फिक्स पोजीशन मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि कोई आप कभी गार्डन में जाते हो तो एक राइड रहती है जो ऐसे करके राउंड घूमती है ना, उसमें बैठो और आप उस पर पुश करो तो वो क्या होगी? सिर्फ उसी जगह क्या करेगी? मूव करेगी, उसके अलावा कहीं मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो उसी तरह वो क्या होती है? उसकी एक ऑर्बिट है ना, मतलब वो एक उसकी फिक्स पोजीशन है। तो अर्थ भी क्या करता है? अपनी फिक्स पोजीशन पर ही अर्थ के अराउंड, मून जो है वो भी क्या करता है? अपनी फिक्स पोजीशन पे ही अर्थ के अराउंड मूव करता है, ओके। और को कितने डिस्टेंस, कितनी दूर रहती है? उसका डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। मतलब अर्थ और इसका मून का डिस्टेंस कितना है? मतलब इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 3,84,400 किलोमीटर, ओके। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है ना, मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। द मून शाइन्स इन द स्काई बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो चमकता कैसे फिर, है ना। मून आपको नाइट में दिखता है चमकता हुआ, क्यों दिखता है? क्योंकि उसके पास जो सनलाइट आती है ना, उसके पास जो सनलाइट आती है ना, वो उसी को ही क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है अपने अर्थ पर। कैसे? नहीं समझ में आया आपको? आप अगर इधर एग्जांपल दे रखा है ठीक है, वरना यहाँ पर बताता हूं मैं आपको। सी, इट इज सन, ओके, इट इज मून, ओके, और इट इज अर्थ, है ना। सन, मून और ये अर्थ, ओके। अब सन क्या करता है? मून के पास तो अपनी लाइट है नहीं, तो सन क्या करता है? सन के पास किसकी रेस जाती है? सॉरी, मून के पास किसकी रेस जाती है? सन, ठीक है, ओके। अब ये जो रेस आ रही है मून के पास, इसी रेस को क्या करेगा? वो रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्ट आपने पढ़ा है ना, मिरर, मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो मिरर क्या करता है? आपकी फोटो दिखाता है, ओके। तो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब वो उसी की लाइट को फिर क्या करता है? वापस अर्थ पे भेज देता है, ठीक है। तो उसी की वजह से मून क्या होता है? चमकता है। क्लियर टू यू? मतलब मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं रहती है, वो सन की ही रेस को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। इट इज ऑलमोस्ट स्पेरिकल इन शेप। इसका शेप भी कैसा है? स्पेरिकल। आपकी जो बॉल होती है ना, क्रिकेट बॉल या फिर फुटबॉल, वैसे ही शेप का रहता है। इट हैज नो एटमोस्फियर ड्यू टू विच
इट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। इस मतलब ये मून पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है ना, मून पर एयर नहीं होती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ये दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और नाइट में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है। ये मून, ओके, मून पे एयर नहीं होती है, इसकी वजह से ये दिन में गर्म रहता है और नाइट में बहुत ज्यादा ठंडा। द सरफेस ऑफ द मून हैज अ लॉट ऑफ craters. The surface of the moon has a lot of craters. Craters क्या होते हैं, बड़े रॉक्स रहते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं? These are formed when huge rocks called meteorites hit its surface. These are formed when huge rocks, जो बड़े बड़े जो रॉक्स रहते हैं, ठीक है, कहां पर, मून पर, वो किससे टकराते हैं? ह्यूज रॉक्स को क्या कहते हैं? मीटियोराइट्स, ठीक है। अंडरलाइन दिस वर्ड मीटियोराइट्स। इसको अंडरलाइन करो आप, मीटियोराइट्स। ये कहां पर होते हैं? अर्थ पर, ठीक है। ये जब अपनी ही सरफेस से टकराते हैं, है ना, मतलब मून की जो सरफेस से टकराते हैं तब क्या बनते हैं? क्रेटर्स, ओके। देयर आर अ लॉट ऑफ There are also lots of mountain on the surface of the moon. मून की जो सरफेस है उस पे बहुत सारे क्या है? माउंटेन्स भी है, ओके। नाउ लैंडिंग ऑन द मून, है ना, मून पर लैंड किसने किया है अभी तक, और उसने क्या ऑब्जर्व करा है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man to land on the moon. सबसे पहले मून पर किसने लैंड किया था? सबसे पहले मून पर किसने लैंड किया था, मीन्स कि किसने कदम रखा था? दैट इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या आपने भी पढ़ा होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। फॉलोड मिनट्स लेटर बाय एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस ऑन 20 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जैसे लैंड करा उसके थोड़े मिनट बाद ही फिर किसने करा? एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस, ठीक है। ये मतलब एक ही एयरक्राफ्ट में आए थे, एक ही स्पेसशिप में आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और उसके थोड़े मिनट बाद एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। ये कब करा था इन्होंने? 20 जुलाई 1969, ओके। They were the astronauts of the American space mission Apollo 11. ये कौन थे? एस्ट्रोनॉट्स थे, है ना। एस्ट्रोनॉट्स आपको पता है, एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में जाते हैं, है ना। कहाँ के थे ये? अमेरिकन स्पेस मिशन है ना। कहा किसके, मतलब किसके एस्ट्रोनॉट थे ये? अमेरिकन स्पेस मिशन। इसका नाम क्या था? अपोलो 11। अपोलो 11 के ये एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्होंने सबसे पहले लैंड करा था मून पर। The rocks that they brought from the surface of the moon helped the scientists to obtain a lot of information about the moon. वहां से जो ये रॉक्स लाए थे, आप देखो ये पिक्चर में ये माउंटेन्स दिख रहे हैं आपको लैंड पर, सॉरी मून पर, है ना। ये आपको ये माउंटेन्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। ये फुटप्रिंट्स ऑन द मून, फुटप्रिंट जो मतलब सबसे पहले उन्होंने पैर रखा था तो उसके फुटप्रिंट्स है, ठीक है। वहां से जो ये रॉक्स लाए थे, मून के जो रॉक्स लाए थे, उसकी वजह से क्या हुआ? साइंटिस्ट को बहुत हेल्प मिली। कैसे हेल्प मिली? बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली मून के बारे में, है ना। They were some unmanned mission to the moon which obtained a lot of information about the surface of the moon through photographs. बहुत सारे मिशंस भी हुए थे मून पर जाने के लिए, ठीक है, जिससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली थी, है ना, मून के सरफेस के बारे में, है ना। किससे मिली थी? फोटोग्राफ से, है ना।
ये जो फोटोग्राफ, मतलब ये फोटोग्राफ से पता पड़ा आप लोगों को कि मून पर क्या होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, है ना? ओके, नाउ लास्ट इज मीन्स नेक्स्ट टॉपिक इज फेजेस ऑफ द मून, है ना? फेजेस ऑफ द मून. When we look at the moon, it appears to change its shape every night. जब आप मून को देखते हो तब वो अपना शेप हर नाइट चेंज करता है ना? उसका शेप अपनों को अलग, हर दिन अलग अलग दिखेगा. Sometimes it is a round ball, sometimes she-shaped, and sometimes it disappears completely. कभी अपनों को कैसा दिखता है, एक पूरा राउंड बॉल की तरह दिखता है ना? समटाइम्स सी शेप, कभी कभी कैसा दिखता है अपनों को, सी शेप का दिखता है. ठीक है, सी. कभी अपनों को कैसा दिखता है, पूरा राउंड दिखता है ना? कभी अपनों को कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है. ओके, सॉरी, ऐसा क्या, है ना? ऐसा दिखता है. और कभी अपनों को दिखता ही नहीं है. This happens because we see only that part of the moon that reflects the sunlight as it moves around the earth in its orbit. Now, ये लाइन आपको पढ़ने जैसी है. ये क्यों होता है? अपनों को कभी पूरा मून दिखता है, कभी सी शेप का दिखता है, कभी आधा दिखता है ना? तो कभी दिखता ही नहीं है. ये क्यों होता है? बिकॉज अपन सन मून की उसी सरफेस को देखते हैं जो वो रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, अपन मून की उसी सरफेस को देखते हैं जो वो रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वेट अ सेकेंड. Now see, it is sun, okay, it is moon, and it is earth. okay, सन क्या कर रहा है, इसकी रेस मून पर पहुंचा रहा है ना? सन इसकी रेस को क्या कर रहा है, मून पर पहुंचा रहा है. मून क्या कर रहा है, इसी रेस को क्या कर रहा है, वापस अर्थ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है ना? तो अब यहाँ पर भी क्या होगा कि आधे मून पर ही सन की रेस आ रही है, तो ये आधे सरफेस की क्या कर पाएगा, रिफ्लेक्ट कर पाएगा. तो इसी की वजह से अपनों को क्या दिखता है, आधा मून दिखता है. और कभी कभी क्या होता है कि अगर अर्थ के पीछे आ जाता है मून, है ना? मून क्या आता है, अर्थ के पीछे आ जाता है, तो अपनों को पूरा ही मून नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी रेस रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रही है ना? सन की रेस मून पर आ ही नहीं रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये पूरा गायब हो जाता है. ओके, these are called, these various shapes of the moon are called phases of the moon. ये जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं ना मून के, इसको क्या कहते हैं, फेजेस ऑफ द मून. अंडरलाइन दिस वर्ड, फेजेस ऑफ द, phases of the moon. Underline this word. Clear? Now, eclipse. What is eclipse? An eclipse is a natural phenomena in which one celestial object, eclipse क्या होता है, एक नेचुरल फिनोमिना होता है. फिनोमिना मतलब कोई भी एक इंसिडेंट या कोई भी एक एक्टिविटी. ठीक है, एक्लिप्स क्या, नेचुरल फिनोमिना मतलब एक एक्टिविटी जो गॉड के थ्रू हो रही है, नेचुरली हो रही है, जिसमें अपना हाथ कुछ भी नहीं है ना, मतलब उसमें अपना कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो नेचुरली होता है. ठीक है, क्या होता है एक्लिप्स?
जब कोई भी एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पता है आप लोगों को, है ना? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि जो जितनी भी चीजें जो स्काई में आप लोगों को दिखती है ना, वो क्या होती है? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो एक्लिप्स क्या होती है? जब कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बिकम्स टेम्पररी इनविजिबल, है ना? कभी वो क्या हो जाता है, पूरा टेम्पररी क्या हो जाता है? इनविजिबल हो जाता है ना? मतलब वो दिखाई देना बंद कर देता है, एज इट इज हिडन बाय द शेडो ऑफ अनदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। क्यों होता है? किसकी वजह से होता है? बिकॉज इट इज हिडन बाय द शेडो, उसकी परछाई की वजह से, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की परछाई की वजह से वो पूरा क्या हो जाता है? छुप जाता है ना, थोड़े टाइम के लिए। ठीक है? इट हैपन्स व्हेन थ्री सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आर इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, इट हैपन्स व्हेन थ्री सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आर इन अ स्ट्रेट लाइन। ये कब होता है? जब कोई भी थ्री सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में हो, है ना? फॉर एग्जाम्पल सन, मून और अर्थ। ओके, ये तीनों क्या हो? एक ही लाइन में हो। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ around the sun and the revolution of the moon around the earth causes lunar and solar eclipse. अर्थ का क्या होता है? रिवोल्यूशन होता है किसके अराउंड? सन के अराउंड। ठीक है? और मून का रिवोल्यूशन क्या होता है? किसके आसपास होता है वो? अर्थ के अराउंड। ठीक है? सो क्या पढ़ रहे थे अपन? हाँ, अर्थ का रिवोल्यूशन कहां पर होता है? अर्थ का रिवोल्यूशन किसके आसपास होता है? सन के आसपास। एक बार मैं आपको फिर से एक ड्राइंग बना देता हूं। इट इज सन, है ना, अर्थ, मून। ठीक है? सन, अर्थ और ये मून। क्लियर? अर्थ क्या कर रहा है? सन के अराउंड मूव कर रहा है ना? और मून क्या कर रहा है? अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है। ये आपको याद रखना है। ठीक है? सो इससे क्या होता है? दो चीजें होती है, लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स। ठीक है? इससे दो चीजें होती है, लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स, है ना? इन दोनों की वजह से जो ये रिवोल्यूशन होता है ना, अर्थ का सन के आसपास और मून का अर्थ के आसपास। ठीक है? इसकी वजह से क्या होता है? इसके आसपास क्या होता है? रिवोल्यूशन होता है। इसकी वजह से क्या होता है? लूनर और सोलर एक्लिप्स होता है। ओके, सो अब ये दोनों चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, है ना? कल पढ़ेंगे लूनर और सोलर एक्लिप्स। यस, थ्री कंफ्यूजन्स आर देयर। ओके, फर्स्ट अनमेन्ड। प्रियांशी, अनमेन्ड मतलब जिसमें मैन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, है ना? अनमेन्ड मतलब जिसका मैन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ओके, और नेक्स्ट इज फिनोमिनन। बेटा फिनोमिनन मतलब कोई भी एक इंसिडेंट जो नेचुरली हुआ हो, है ना? कोई भी एक इंसिडेंट या फिर एक्टिविटी, अपन एक्टिविटी कह सकते हैं, है ना, जो नेचुरली हुई है, जिस मतलब जिसमें ह्यूमन का कोई हैंड नहीं। ओके, क्लियर? अनमैन्ड का और एक मीनिंग हो सकता है कि जिसमें मैन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। पार्शियल, पार्शियल मतलब टेम्पररी। सयोनी, पार्शियल मतलब टेम्पररी। ओके, तो क्लियर? अभी हम यहां तक पढ़ लेते हैं।
हाँ, कल हम कहाँ से पढ़ेंगे? लूनर एक्लिप्स. ओके, वी आर एंडिंग अवर क्लास here. Homework is read this chapter. Okay.